हेलो। नमस्कार साथियों। ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास हम लोगों ने अक्षांश वाली पढ़ ली है और फर्स्ट ग्रेड में जो नया सिलेबस आया है उसमें ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये लैब असिस्टेंट में भी है। ठीक है। इससे पहले वाली जो क्लास थी इसमें हमने यहाँ तक इसे पढ़ लिया है। यहाँ तक पढ़ लिया था इसे। जो लैटिट्यूड वाला पोर्शन था वो पूरा पढ़ लिया था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड वाला जो पोर्शन है। ठीक है, कि देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए दो प्रमुख रेखात्मक व्यवस्थाएं बनाई गई। किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की, किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को जानने के लिए दोनों रेखाओं की जरूरत पड़ती है। उसके लेटीट्यूड भी जरूरी होते हैं और उसके लॉन्गिट्यूड भी जरूरी होते हैं। जैसे अपने इंडिया का है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तो अक्षांशीय विस्तार है। इसके अलावा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। ये दोनों जहां पर आएंगे उस जगह पर एक लोकेशन है, उस लोकेशन को कहा गया है इंडिया। ठीक है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर किसी भी भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए दो प्रमुख रेखात्मक व्यवस्थाएं बनाई गई है और जिनका नाम क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है। ये दोनों रेखाएं पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान की सटीक स्थिति, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसको निर्धारित करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। जहां अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा है, तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध की हो, वो सारी की सारी इस अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची जाती है। ठीक है, ऐसे ये पैरेलल खींची जाती है। ये आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। वहीं देशांतर रेखाओं की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो देशांतर जो रेखाएं होती हैं वे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से खींची जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती है। एक तो सिंपल सी डेफिनेशन ये हो गई। अब एक हाई लेवल की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, देशांतर किसी स्थान की वह कोणीय दूरी होती है। कौन सी दूरी होती है, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी होती है जो उसे प्रधान देशांतर रेखा प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री को हम कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम दिशा में अलग करती है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये एक अर्थ है जिसके बीचों बीच एक लाइन है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ध्यान रखना, हम लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं यहाँ पर। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इस प्रधान रेखा से एंगुलर हम दिखाते हैं। एंगुलर मतलब एंगुलर डिस्टेंस हम देखते हैं, किस तरह से एंगल बनाया हुआ है इस रेखा के साथ। ठीक है, तो इस रेखा के साथ 1 डिग्री यहाँ से बनाया हुआ है, तो ये 1 डिग्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा। इस रेखा के साथ ये मान लो 90 डिग्री यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये 90 डिग्री की है। यहाँ पर जो रेखा, ये जो रेखा बन रखी है ना आपके सामने, ये 90 डिग्री की है। अब आप देखेंगे कि बाकी की 90 किधर गई, क्योंकि पूर्व में जो है वो 180 होती है, तो बाकी की जो 90 है, ये देखो ये 90 इधर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट 90 दिखाई दे रहा है और ये वाला पार्ट भी 90 दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम ग्लोब को सामने से देखते हैं तो केवल हमें ग्लोब का आधा पार्ट ही दिखाई देता है। आधा पार्ट क्या होता है, उसके पीछे होता है। तो अगर ये 90 डिग्री देशांतर हो गया ना, तो इसके आगे वाले जो देशांतर है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ होते हैं। तो 90 इस तरफ हो गए, ठीक है,
90 इस तरफ हो गए और 90 इस तरफ हो गए, 180 तो ये हो गए और 180 जो देशांतर है वो पीछे की तरफ है। टोटल मिलाकर के यहाँ पर 360 देशांतर होते हैं। तो सिंपल सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई होप, कि प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम दिशा में अलग करती है जो एंगुलर दूरी, जो कोणीय दूरी होती है, वही क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। ध्यान रखना, यह दूरी डिग्री में मापी जाती है, मिनट में मापी जाती है और सेकंड में मापी जाती है। जैसे मान लो किसी देशांतर को हमने लिखा, जैसे इंडिया का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो हम देखते हैं कि यहाँ पर है 82 डिग्री 30 मिनट, इस तरह से देखा जाता है। मतलब 1 डिग्री को यहाँ पर 59 मिनट और 59 सेकेंड्स में डिवाइड किया गया। इसके बाद में 60 नहीं होता, इसके बाद में डायरेक्ट 1 डिग्री एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में और प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया जाता है। पूरे 60 सेकंड नहीं होते हैं, 59 मिनट 59 सेकंड होते हैं। 60वें मिनट में 00 आ जाएगा और नेक्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सरल शब्दों में कहें, यदि हम पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं, जब हम पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं तो देशांतर रेखाएं उस पर उत्तर से दक्षिण तक खींची सीधी रेखाएं होती है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, हम अंतरिक्ष में जाकर के देखेंगे तो देशांतर रेखाएं जो होंगी वैसे दिखती नहीं है, लेकिन काल्पनिक रेखाएं हैं, ये इस तरीके से खींचती हुई इस यहाँ पर दिखाई देगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ। और पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम हम कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम पृथ्वी को ऊपर से देखें तो देशांतर रेखाएं उस पर उत्तर से दक्षिण तक खींची सीधी रेखाएं हैं, जो हमें यह बताती है, पृथ्वी का मतलब होता है यहाँ पर ग्लोब की बात की गई। आप कहीं अंतरिक्ष में जाकर के देखने लग जाओ कि हम देशांतर रेखाएं देख के आएंगे, भाई वहां पर नहीं है, देशांतर रेखाएं ग्लोब पर दर्शाई जाती है, जो हमें यह बताती है कि कोई स्थान पृथ्वी पर कितनी दूरी पर पूर्व या पश्चिम दिशा में स्थित है। मतलब अगर हम इस 0 डिग्री मेरिडियन को देखें, इस 0 डिग्री मेरिडियन को देखें, तो अगर मान लो कोई स्थान यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी दूरी है, वो हम ये पता लगा सकते हैं किनसे, इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी से। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में हम सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे मेरिडियन या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक नाम है जो हम अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, प्राइम मेरिडियन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रधान देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की जो गणना होती है वो 0 डिग्री देशांतर से की जाती है। मतलब पूरी अर्थ ये है, हमारी पूरी अर्थ, ठीक है, अगर हम इस पूरी अर्थ को मैप में बदलते हैं तो मैप कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा बनाई दी जाती है। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं ना, 360 देशांतर रेखाएं हैं, उन सब की जो गणना होती है वो यहीं से शुरू होती है कि इधर कितनी देशांतर रेखाएं हैं और इधर कितनी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्राइम मेरिडियन जहां पर होती है वहीं से हम सभी देशांतरों की गणना करते हैं। ठीक है, यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, जो कि लंदन के पास है, वहां से गुजरती है। ध्यान रखना, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये लंदन के पास ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है, इसलिए प्राइम मेरिडियन को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच लाइन भी कह दिया जाता है। ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन। ओके, ध्यान रखना, ये नॉर्थ टू साउथ होती हैं। ठीक है, लेटीट्यूड ध्यान रखना, लेटे हुए होते हैं और लॉन्गिट्यूड लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। सन 1884 में, यहाँ पर बात कब की जा रही है, सन 1884 की। 1884 में ये प्राइम मेरिडियन को रखा गया था। कैसे, 1884 में वाशिंगटन DC में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय भूगोल सम्मेलन हुआ था उस टाइम पर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हम कह देते हैं। यहाँ पर क्या कह देते हैं, इंटरनेशनल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरनेशनल मेरिडियन
मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1884 में हुआ था, वॉशिंगटन डीसी में। ज्यादा देश इसके अंदर शामिल नहीं हुए थे, बहुत कम देश इसमें शामिल हुए थे, शायद 24 या 27 के आसपास देश इसके अंदर शामिल हुए थे, कंफर्म नहीं है। उस समय इस रेखा को, 0 डिग्री मेरिडियन को विश्व का मानक घोषित किया था, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड घोषित किया था। ओके, ये इसी टाइम पर 180 डिग्री जो हम देखते हैं उसे भी घोषित किया गया था, इसी टाइम पर 1884 में ही 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को रखा गया था, और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ये कहा गया था कि हम कितनी दूर तक तो पूर्व की दिशा को मानेंगे और कितनी दूर तक हम पश्चिमी दिशा को मानेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि 180 डिग्री को हम डेट चेंज की लाइन हम मान सकते हैं, 180 डिग्री देशांतर को हम यहाँ पर मान सकते हैं। Please go to Armory Create if you would like to stop apps that you are currently। ठीक है, 180 इधर और 180 इधर, इन्होंने माना कि इस लाइन के पार डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब किस तरफ डेट बढ़ती है और किस तरफ डेट कम होती है वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ज़्यादा आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सही बताने की। प्रधान देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, जैसे मान लो ये मैप पर है, ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इसके पूर्व वाला जो है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, और पश्चिम वाला जो है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध ये दो हिस्सों में बांटती है, अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी की घूर्णन प्रणाली का आधार है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी हमें पता है इस तरह से इस तरह घूमती है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो पृथ्वी की घूर्णन प्रणाली को एक बेस प्रदान करती है कि पश्चिम से पूर्व हम ये देखेंगे। ठीक है, अगर ये 0 डिग्री नहीं होती तो हम ये पता ही नहीं होता कि पश्चिम किधर और पूर्व किधर है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ की प्रणाली का जो सिस्टम है उसको ये बताने का काम करती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देशांतर की सीमा, रेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। देशांतर रेखाएं प्रधान रेखा से दोनों दिशाओं में फैली हुई है, लेकिन इसकी सीमा कहाँ तक है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये मैप है, इस मैप में बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर है। जिस 0 डिग्री देशांतर से अक्ष जो देशांतर रेखाएं हैं वो कहाँ तक जाएंगी? वो जाएंगी 180 डिग्री ईस्ट तक, और इधर की अगर हम बात करें तो वो जाएंगे कहाँ तक? 180 डिग्री वेस्ट तक। ठीक है, तो ध्यान रखना सीमा क्या है, पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक और पश्चिमी दिशा में भी 180 डिग्री तक जाती है। ठीक है, इस प्रकार कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360 होती है। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360 होती है। कैसे? अब देखो यहाँ पर दो लिखा हुआ है, 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, लेकिन जब हम ग्लोब पर देखते हैं तो 180 डिग्री जो लाइन है, देशांतर रेखा है, वो केवल एक ही है। यहाँ पर दो लिख रखी है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, लेकिन एक्चुअल में 180 डिग्री देशांतर केवल एक ही लाइन है। अगर हम देखें कि ये केवल एक ही लाइन है तो ये 360 कैसे हुआ? तो ध्यान रखना, 180 इधर की तरफ और 180 इधर की तरफ, इन दोनों में से हम एक मानेंगे, तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 359 होती है। लेकिन ये जो बीच वाली लाइन है ना, 0 डिग्री लाइन, इसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, तो टोटल ये 360 हो जाती है। सिंपल सी बात है, 0 से शुरू होता है और 0 पर ही आकर के खत्म हो जाता है मामला। ठीक है, 1 2 3 4 5 से 360 तक ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो पूरे सर्कल को, यहाँ पर सर्कल लिया गया, पूरे सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 360 ऐसे।
ठीक है। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये दो अलग अलग लाइनें नहीं है, ध्यान रखना। 180 डिग्री केवल एक ही लाइन है, ठीक है। और टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं वो 360 है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अर्थात यदि हम 0 डिग्री से प्रारंभ करें और पूर्व की ओर बढ़ते जाएं, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और इससे अगर हम पूर्व की ओर बढ़ते जाएं तो 180 डिग्री ईस्ट तक पहुंचने पर हम पृथ्वी का आधा चक्कर लगा लेंगे। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने पृथ्वी का आधा चक्कर, मतलब पृथ्वी जो गोल है ना, उसको यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और पश्चिम की ओर 180 डिग्री वेस्ट तक जाने पर भी यही सेम स्थिति होगी। यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से ऐड की है इसके अंदर। देशांतर की विशेषताएं यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि देशांतर की क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहली जो विशेषता है कि ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई रेखाएं हैं। जैसे हम अक्षांश पढ़ते हैं ना, अक्षांश क्या होते हैं, पूर्व पश्चिम से पूर्व फैली हुई रेखाएं होती है। वैसे ही जो देशांतर होते हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई रेखाएं होती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। दूसरी बात, ये समान लंबाई की रेखाएं होती हैं। जब हम पढ़ते हैं अक्षांशों को, जब हम अक्षांशों को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से जब हम उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं तो अक्षांशों की लंबाई कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, क्योंकि पृथ्वी का आकार क्या है, गोल है ऊपर के इस तरह से, ठीक है। तो अक्षांशों की लंबाई तो कम होती है, लेकिन जब हम अर्थ के ऊपर देशांतरों को देखते हैं तो देशांतरों की लंबाई हर जगह समान होगी, ठीक है। उत्तर से दक्षिण इधर भी समान होगी, इधर भी समान होगी, ये भी समान होगी। मतलब हर एक देशांतर जो आप देख रहे हैं उस हर एक देशांतर की लंबाई समान रहती है, कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि ये ध्रुव से ध्रुव तक चलती है, ध्रुव से ध्रुव तक चलती है, ओके। ये सभी रेखाएं समान लंबाई की होती है क्योंकि ये ध्रुव से ध्रुव तक फैली होती है। ध्यान रखना, अक्षांश रेखाओं की लंबाई उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जब हम 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, मतलब वृत्त का जो आकार है वो छोटा होता चला जाता है। लेकिन वहीं देशांतर की बात करें तो देशांतर में हर एक लाइन इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। तीसरी विशेषता है ध्रुवों पर अभिसरण, मतलब कोई भी जो लाइन होती है वो ध्रुव से ही शुरू होती है और ध्रुव पर ही जाकर के दूसरी लाइन से मिल जाती है। मतलब जो लाइन आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाली लाइन से जाकर के ये मिल जाती है। मतलब सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर ये एक दूसरे से सर्वाधिक दूरी पर होती है। क्योंकि हमें पता है कि सब, अगर भूमध्य रेखा पर देखें हम, पृथ्वी की रेडियस मतलब पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर ही है। तो दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी भी हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, भूमध्य रेखा पर ही देखने को मिलेगी। ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखना। देशांतरों के बीच की दूरी में परिवर्तन, देखो जैसे जैसे, जैसे मान लो ये भूमध्य रेखा, मैं बना देता हूँ एक बार, ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा पर जब हम दो देशांतरों के बीच की दूरी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा दूरी हमें भूमध्य रेखा पर ही देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई तो छोटी होती चली जाएगी, और जैसे जैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती चली जाती है दो देशांतरों के बीच की दूरी भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और जब दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक जगह जा करके मिल जाएगी, मतलब उन देशांतर रेखाओं के बीच में बिल्कुल भी दूरी नहीं रहेगी। अर्थात हम यहाँ पर बात करें तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 111.32, यहाँ पर ये लिख लेना 111.32 किलोमीटर की लेंथ होती है। बुक्स में 111.3 ही लिखा होता है लेकिन ये 111.32 किलोमीटर की होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं ये दूरी क्या होती चली जाती है, कम हो जाती है। और 90 डिग्री
उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जाते जाते ये दूरी क्या हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। 45 डिग्री अक्षांश पर यह दूरी लगभग 79 किलोमीटर रह जाती है। ये फैक्ट ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर दक्षिणी अक्षांश पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, 79 किलोमीटर। और ध्रुवों पर यह दूरी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, नेक्स्ट विशेषता में हम देखते हैं कि समय निर्धारण में यह सहायक होती है। अक्षांश जो होते हैं ना, वो अक्षांश तो जलवायु निर्धारण में सहायक होते हैं, ठीक है, जलवायु निर्धारण। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है वो समय निर्धारण में सहायक होती है, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो समय का जो परिवर्तन होगा वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होगा। सुबह पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के सामने होता है, शाम होते होते दूसरा हिस्सा सूर्य के समक्ष आ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनसे समय निर्धारित किया जाता है किसी भी देश का। ठीक है, आगे चलते हैं। देशांतर रेखाएं कैसे बनाते हैं? अब देशांतर रेखाएं बनाने की जो विधि है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं को बनाने की प्रक्रिया सरल होती है, लेकिन इसे ज्यामितीय सटीकता आवश्यक है। देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखाता हूँ। मतलब सेंटर में हम रखेंगे किसी भी ध्रुव को, किसी सेंटर को। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक मिनट, मैं चार्ज लगा देता हूँ लैपटॉप को। लगा लिया है मैंने चार्ज। परसेंट 39%। देखो देशांतर रेखाओं की बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, थोड़ा सा इसे देखते हैं। एक गोला या वृत्त बनाइए, एक गोला या एक हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी का प्रतिरूप दर्शाता है। उसके केंद्र से होकर एक सीधी रेखा खींचिए, ठीक है, जो वृत्त को ऊपर और नीचे दो बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, ये जो लाइन है वो या तो प्राइम मेरिडियन होगी या फिर वो 180 मेरिडियन वो दर्शा सकती है। ठीक है, या तो ये 0 डिग्री वाला एरिया हो सकता है या फिर वो 180 वाला एरिया हो सकता है। अब जो प्रोटेक्टर होता है, मतलब जिसे हम चांदा कहते हैं, जिस पर डिग्रियां लिखी होती है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री आदि के कोण माप कर दोनों ओर चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मान ली यहाँ पर हमने इस सेंटर पर रखा और इससे 15 डिग्री हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर रखते चलते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी, एक मिनट फिर से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, इनको हम मानते हैं। ठीक है, यहाँ से हम मानते हैं, यहाँ से हम निशान लगाते हुए चलेंगे। ये हम निशान लगाते हुए चलते हैं। ये वाला ऐसे ध्यान रखना, ये जो सेंटर दिखा रखा है ना वो ध्रुव दिखा रखा है, क्योंकि जितनी भी लाइनें हैं ना देशांतर रेखाएं वो सारी एक ध्रुव पर आकर के मिलती है। तो ध्रुव से इस तरह से वो फैली हुई है, इधर फैली हुई है, इस तरह से फैली हुई है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, प्रत्येक बिंदु को जोड़ते हुए सीधी रेखाएं हमें खींचना है। ऐसे हम सीधी रेखा खींच लेते हैं।
मतलब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, वो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। और प्रत्येक बिंदु को जोड़ते हुए हमने जो सीधी रेखाएं खींची हैं, यही हमारी क्या है, देशांतर रेखाएं। ये पृथ्वी का आधा भाग हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो बाहर वाला एरिया हमें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो एरिया है, ये जहां पर देखो इन लाइनों के बीच में सबसे ज्यादा दूरी है। ये 1 मिनट में पेन चेंज करता हूँ। ये देखिए, ये देखो सबसे ज़्यादा दूरी है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लाइनों के बीच की डिस्टेंस जीरो होती चली जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा दूरी दूरी कहाँ पर होती है, 0 डिग्री, मतलब भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है। तो ऊपर वाली अर्थ अर्थ का ऊपर वाला आधा पार्ट हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। ये देशांतर रेखाएं हमने बनाई है। ये जो हम आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये जो बाहर वाली, ये भूमध्य रेखा है, ध्यान रखना। जब हम प्रक्षेप पढ़ेंगे ना, तब आपको खमध्य जो प्रक्षेप पढ़ेंगे, खमध्य प्रक्षेप में इस तरीके के हम वहां पर प्रक्षेप बनाएंगे। ये क्योंकि खमध्य प्रक्षेप में एक ही गोलार्ध का मैप बन सकता है, ठीक है। ध्यान दे, यदि आप उत्तरी ध्रुव पर खड़े हैं तो पूर्व दिशा आपकी बाईं ओर होगी और पश्चिमी दिशा आपकी दाईं ओर होगी। ये जो मान लो हमने ये बनाया है ना, हम यहाँ पर जैसे मान लो ये उत्तरी ध्रुव है, मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉर्थ। अगर हम इस ध्रुव पर खड़े हैं तो इसका मतलब जो लाइन हम इस तरफ बना रहे हैं, ये सारी जो लाइनें हैं ना, इस लाइन के इस तरफ वाली जो लाइन होगी, पूर्व वाली, वो तो बायां भाग होगा हमारा। और इस लाइन के इधर वाला जो भाग होगा वो दायां भाग होगा, ठीक है। जो पश्चिम दिशा आपकी दाईं होगी, यहाँ पर हम खड़े हैं इस तरीके से, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो दायां होगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो बायां होगा। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये फैक्ट जरूर ध्यान रखना, ध्यान दे वाला ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर खड़े हैं तो पूर्व दिशा बाईं होगी और पश्चिम दिशा दाईं होगी। और अगर दक्षिणी ध्रुव पर खड़े होंगे तो पूर्वी दिशा दाईं हो जाएगी और पश्चिम दिशा बाईं हो जाएगी, ठीक है। पृथ्वी की गति और समय का संबंध, हम यहाँ पर ये एक चीज और देखते हैं यहाँ पर आगे। पृथ्वी की गति और समय का संबंध, कि पृथ्वी गति कर रही है, ठीक है। किस तरीके से टाइम, जब पृथ्वी गति करती रहती है तो उस गति की वजह से समय परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। कि जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर मध्य रात्रि होती है, फिर वापस सुबह हो जाती है। तो ये पृथ्वी की गति से समय का क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पहला फैक्ट तो आप लोग ये ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ा है। एक पूर्ण घूर्णन मतलब पूरा रोटेशन पूरा करने में उसे एवरेज, हम यहाँ पर पूरा लगा रहे हैं, लगभग 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर 56 मिनट हो करके, इतने सेकंड हो करके, ये हम नहीं देख रहे हैं। 24 घंटे 56 मिनट ऐसा कुछ हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। केवल हम यहाँ पर 24 घंटे देख रहे हैं अभी, वो बाद में हम पढ़ेंगे जब तीसरा जो पॉइंट है ना, पृथ्वी की मोशन ऑफ द अर्थ, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी की गतियां, उस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। तो पूर्ण घूर्णन होने में, एक रोटेशन पूरा होने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। इस दौरान सूर्य पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर क्रमशः उदय होता है और अस्त होता है। और ध्यान रखना, ये जो रोटेशन होता है ना, वो देशांतरों पर होता है। मतलब सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वो देशांतरों पर पड़ता है, कि सुबह इस देशांतर पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, फिर थोड़ी देर बाद में दूसरे देशांतर पर पड़ेगा, तीसरे देशांतर पर पड़ेगा, चौथे देशांतर पर पड़ेगा। ऐसे अलग अलग देशांतरों पर इसका प्रभाव पड़ता रहता है, मतलब प्रकाश पड़ता रहता है। तो पृथ्वी एक बार में जो चक्कर लगाती है 24 घंटे में, टोटल जो चक्कर लगा करके, एक जगह चक्कर लगा करके वापस से उसी जगह पर आ जाती है। तो ऐसा समझा जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो पूरे 360 देशांतरों के ऊपर चला जाता है। और 360 देशांतरों को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे। मतलब 24 घंटे में जहां से शुरुआत होती है वहीं पर पृथ्वी का फेस आकर के रुक जाता है। रुकता तो नहीं है वैसे, रोटेट होता रहता है। सिंपल सी बात है, हमें यही लगानी है कि 24 घंटे में सूर्य का प्रकाश 360 देशांतरों पर क्रमशः पड़ता रहता है, ठीक। और जिस देशांतर पर पड़ता है उस देशांतर पर सूर्य उदय हो जाता है, और जिस देशांतर पर लास्ट होता है उस देशांतर पर सूर्य अस्त हो जाता है। तो 360 देशांतर पार करने में कितना टाइम लगा, 24 घंटे लगे, ठीक है। 360 देशांतर पार करने में कितना टाइम लगा, 24 घंटे में, ठीक है। तो एक देशांतर पार करने में कितना टाइम लगेगा, एक देशांतर पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो 24 का पहाड़ा बोल करके जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये आएगा कितना, 15 आएगा, ठीक है। चलिए काट करके देखते हैं। तो 12 दूनी 24, 12 तिया
36। ठीक है। 1 मिनट, ये गलत कट दिया मैंने, मैं मैथ कुछ ज़्यादा ही लगा दिया है यहाँ पर। तरीके से काटते हैं, तरीके से लिखते हैं। अगर 360 देशांतरों को पार करने में 24 घंटे लगता है तो एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगेगा? ये यहाँ पर 24 कैसे लिखते हैं मैंने, यहाँ पर हम लिखते हैं 360 देशांतरों को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे लगेंगे। तो एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए यहाँ पर 12, 1, 18 दूनी 36। ठीक है। अब इसको हम काटते हैं, 12 के पहाड़े से हम काटते हैं, 12 के नहीं 6 के काटते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब 2 से हम काटते हैं 15, टोटल क्या हो गया? 15। मतलब 24 घंटे में अगर 360 देशांतरों को कवर करता है तो 1 घंटे में कितने देशांतरों को कवर करेगा? 15 देशांतरों को कवर करेगा। अगर 1 घंटे में 15 देशांतरों को कवर करता है तो एक देशांतर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर एक देशांतर को कवर करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। मतलब इस देशांतर से इस देशांतर तक सूर्य को पहुंचने में लगने वाला जो समय होता है ना, वो 4 मिनट का समय होता है। कैसे? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। ठीक है। और देशांतर कितने हैं यहाँ पर? 60 मिनट में कितने देशांतर पार करेगा? 15। तो 15 चौके 60, यहाँ पर 4 मिनट आ गया। ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टोटल समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। ये आपको डिवाइडेशन जो है वो पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है, तो पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर 1 घंटे का समय अंतर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। 15 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे मान लो 15 है टोटल, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पृथ्वी को घूमने में जो समय लगता है ना, वो समय लगता है 1 घंटा। और उसने कितने देशांतर पार किए? 1 2 3 4 ऐसे करके 15 देशांतर टोटल वो पार कर लेती है 1 घंटे में। अर्थात 1 डिग्री देशांतर का अंतर जब हम देखते हैं तो वो 4 मिनट का समय अंतर हमें दिखाई देता है। तो ये समय वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप लोग ध्यान रखना। आगे भी हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा। समय परिवर्तन का मुख्य सिद्धांत हम यहाँ पर देखेंगे कि पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। ध्यान रखना। जैसे मान लो ये मैप है, इस मैप में ये 0 डिग्री मेरिडियन है, ग्रीनविच रेखा। इसके अगर हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है? बढ़ता है। और अगर हम इसके पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है? घटता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का जो पार्ट है वो इस तरफ से ऐसे चलता है, पृथ्वी ऐसे चलती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी घूमती है, ये ध्यान रखना आप। इसलिए पूर्वी दिशा के स्थानों पर सूर्य पहले पहुंचता है। मतलब इस गोलार्ध में सूर्य जो है वो पहले पहुंचेगा और इस गोलार्ध में सूर्य बाद में पहुंचेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए उन्हें वहां समय अधिक मिलता है। ठीक है। और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। पश्चिम दिशा के स्थानों पर सूर्य बाद में पहुंचता है, इसलिए वहां का समय पीछे होता है। पहले यहाँ पर समय आएगा, फिर जब पश्चिम की तरफ आएगा तो यहाँ से फिर समय शुरू होता है। ठीक है। और यहाँ पर आकर के खत्म हो जाता है, फिर से समय यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये बात हम आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। चलिए, सिंपल सी बात है कि पूर्व की तरफ अगर हम चलेंगे, मैं मेरे वाले पूर्व की तरफ बता रहा हूँ, मैं मेरे वाले पूर्व की तरफ बताऊँ। ठीक है। पूर्व की तरफ अगर हम चलेंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ अगर हम चलेंगे तो समय घटेगा। ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखते हैं कि जो थिम्पू है, यहाँ पर भूटान का उदाहरण दे रखा था एनसीईआरटी में, मैंने वही ले लिया। थिम्पू का उदाहरण दे रखा है। थिम्पू भूटान जो कि 90 डिग्री ईस्ट पर लोकेटेड है और ग्रीनविच समय पर कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। देखो, ग्रीनविच समय पर 12 बज रहे हैं और थिम्पू जो भूटान है वहां पर 90 डिग्री ईस्ट का जो है, वहां पर आपको पता लगाना है कि कितने बज रहे हैं। तो हम देखते हैं कि एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है।
टोटल देशांतर कितने हैं? 90 देशांतर है। तो 90 को हम क्या कर लेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौके 36, 360 मिनट, 360 मिनट हो गए। ठीक है, अब ये 360 मिनट हो गई, तो अब इनको घंटे में हम चेंज करेंगे। तो घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से 36। ठीक है, मतलब अगर ग्रीनविच समय पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो थिम्पू उसी टाइम पर, थिम्पू भूटान में कितना टाइम होगा? 6:00 PM होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसका जो आंसर है। गणना देखो, 90 को 4 मिनट से हमने कम मल्टीप्लाई किया, 360 मिनट आया। 360 मिनट को हमने आवर्स में चेंज किया तो 6 घंटे आ गए। तो थिम्पू का स्थानीय समय क्या होगा? 12 + 6, 6 बज के, शाम वाले 6 बजेंगे। ठीक है, इसी तरह हम पश्चिम वाला भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है, 12 बजे से आगे चल रहा है टाइम यहाँ पर। लेकिन जब हम पीछे की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ, तो टाइम क्या होगा? कम होगा। जैसे 90 डिग्री वेस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, न्यू ऑरलेंस। जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, पश्चिमी देशांतर पर कितना टाइम होगा? तो सिंपल सी बात है, 90 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएंगे। 360 का मतलब होता है कितने घंटे? 6 घंटे। मतलब ये जो टाइम हमें दिखा रखा है 12 बजे वाला, ये 6 घंटे पीछे का टाइम होगा। कहाँ पर? न्यू ऑरलियंस, अमेरिका में। तो 6 घंटे पीछे का टाइम, ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? सुबह के 6 बज जाएंगे। यहाँ पर 12 में से हम 6 करेंगे कम तो 6 हो जाएंगे, लेकिन वो कहाँ के होंगे? वो सुबह के होंगे। आगे बढ़ेंगे दोपहर बाद में तो शाम होगी, और दोपहर से पहले हम बढ़ेंगे तो सुबह रहेगा, तो सुबह के 6 बज जाएंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री देशांतर के अंतर से दोनों स्थानों के बीच 12 घंटे का कुल समय अंतर उत्पन्न होता है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इन दोनों के बीच का जो अंतर हम देखते हैं वो कितने घंटे का आ जाता है? 12 घंटे का अंतर आ जाता है। चलो आपको एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, आप लोग उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 6 बज रहे हैं। ठीक है, और वो 6 भी कब के बज रहे हैं? शाम के बज रहे हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि उस टाइम पर इंडिया में, भारत में, जो कि कितना डिग्री पर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर टाइम क्या होगा? मैं पहले बता देता हूँ आपको। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, हमने पढ़ लिया है। अगर यहाँ पर 6 बज रहे हैं ग्रीनविच पर, तो उसी टाइम पर यहाँ का टाइम क्या होगा? मतलब इंडिया का टाइम क्या होगा? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लेबर असिस्टेंट में भी आता है और फर्स्ट ग्रेड में भी आता है। पिछली लेबर असिस्टेंट में भी आया था। चलिए आगे चलते हैं। मानक देशांतर रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ पर देखिए, विश्व के विभिन्न देशों ने समय की एकरूपता बनाए रखने के लिए अपने अपने मानक देशांतर चुने हैं। सिंपल सी बात है, जैसे अपने इंडिया वाला, सब जो देश होते हैं ना, वो अपना एक फिक्स मानक देशांतर रखते हैं कि भाई साहब हम जो है वो अपने देश का समय इस मानक देशांतर से निर्धारित करेंगे। ठीक है, किसी भी देश के सभी स्थानों पर समय की गणना उसी देशांतर के अनुसार की जाएगी। तो भारत का जो मानक देशांतर है वो कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर, ये जरूर ध्यान रखना। 82.5, या फिर हम कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, भारत का मानक देशांतर माना गया है। यह जो रेखा है वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसका समय ग्रीनविच समय से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे। क्यों? क्योंकि 82.5 को अगर हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 330 मिनट। 300 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो 5 घंटे आ जाते हैं, और ऊपर बचे कितने? 30 मिनट। तो ये 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे इंडिया का टाइम आगे है, आगे है, ध्यान रखना। क्योंकि हमारा जो भारत है वो 0 डिग्री के सापेक्ष, 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष पूर्वी दिशा में उपस्थित है। ओके, ध्यान रखना इस चीज के बारे में।
आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो 82 डिग्री 30 मिनट है, ये वाला जो 82 डिग्री 30 मिनट है, वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, और उन राज्यों के नाम बताइए। अभी तो मैं बता देता, चलो मैं बता देता हूँ, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से, आप लोग नाम लिख करके मुझे बताइए, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड जो मेरिडियन होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होता है, वो 7.5 के मल्टीप्लाई में देखा जाता है, ठीक है, 7.5 के मल्टीप्लाई में देखा जाता है। अब आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे कि 82.5 डिग्री जो हमारे यहाँ पर भारत का मानक अक्षांश है, मानक देशांतर है, सॉरी मानक देशांतर है, वो 7.5 के कितनी मल्टीप्लाई करने पर आता है। यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ, 7.5 को 10 बार गुणा करने पर, 7.5 को 11 बार गुणा करने पर, 7.5 को 12 बार गुणा करने पर, या 7.5 को 9 बार गुणा करने पर, कितनी बार गुणा करने पर 82.5 डिग्री आता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। और जीएमटी क्या है, ग्लोबल मीन टाइम क्या है, वो 12 बजे माना जाता है, दोपहर का ही माना जाता है हमेशा, ग्रीनविच का, ठीक है, ग्रीनविच। डेट लाइन अलग है, ध्यान रखना, डेट लाइन अलग है, इंटरनेशनल आईडीएल जिसे हम कहते हैं वो अलग है, और जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, वो अलग है। ग्रीनविच मीन टाइम 12 का माना जाता है, जो कि भारत का कितने घंटे आ गया, 5.5 घंटे आ गया, ठीक है। विश्व समय क्षेत्र, समय क्षेत्रों की बात करते हैं हम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विश्व समय क्षेत्र। चूंकि पृथ्वी का पूरा घूर्णन 24 घंटे में होता है, ये हमने पता है, इसमें 300 देशांतर रेखाएं कवर कर लेता है, अतः पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, 24 टाइम जोन, मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है पूरी पृथ्वी को। और एक टाइम जोन में कितने देशांतर शामिल होते हैं, 15 देशांतर होते हैं। मतलब प्रत्येक टाइम जोन की चौड़ाई लगभग कितने देशांतरों की होगी, 15 देशांतरों के बराबर होगी। 15 देशांतर जब सूरज तय करेगा, तब वो कह देगा कि हाँ भाई, मैंने एक टाइम जोन को पार कर लिया है। और 24 घंटे में टोटल 360 देशांतरों को वो पार करके कह लेगा कि मैंने 24 टाइम जोन को पार कर लिया है, अब मैं दोबारा फर्स्ट टाइम जोन में घुसने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार प्रत्येक टाइम जोन के बीच 1 घंटे का अंतर होता है। एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाने के बीच में जो अंतर होता है, वो कितने घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है, ठीक है। पूर्व की ओर बढ़ते समय टाइम जोन का समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाते हुए टाइम का जोन समय जो होता है वो घटता है। सिंपल सी बात है, पूर्व की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो कम होगा। मतलब 12 बजे से इस तरफ जाएंगे तो शाम होगी, और इस तरफ जाएंगे तो सुबह होगी। ओके, चलिए उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री लंदन को हम कहते हैं जीएमटी। वहीं भारत को अगर हम देखें तो भारत क्या है, जीएमटी के पूर्व में स्थित है, 82.5 डिग्री। तो जीएमटी से कितना घंटे आगे होगा, 5.5 घंटे आगे होगा। टोक्यो की बात करते हैं तो टोक्यो तो भाई साहब भारत के भी पूर्व में स्थित है, वैसे तो उत्तर साइड में, उत्तर पूर्व में है, लेकिन जब हम एक जनरल दिशा की बात करते हैं तो पूर्व दिशा में है। तो जीएमटी से आगे ही टाइम होगा, कितना घंटा, 9 घंटे आगे होगा, ठीक है, 135 डिग्री ईस्ट पर है। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क जो है वो 0 डिग्री से पश्चिम में है। यहाँ पर देखो, ये अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, न्यूयॉर्क यहाँ पर है, और इसका जो टाइम है वो कितना है, और देशांतर कितना है, 75 डिग्री वेस्ट। तो सिंपल सी बात है, ये जो टाइम होगा वो -5 घंटे होगा, ठीक है। 5 घंटे पीछे चलता है न्यूयॉर्क में टाइम, और भारत में 5 घंटे, 5.5 घंटे आगे चलता है, 5.5, ध्यान रखना 5.5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बड़े देश जैसे रूस हो गया, जिनका देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है, रूस का देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है। अमेरिका हो गया,
अमेरिका का देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है, कनाडा का देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का देशांतरी विस्तार क्यों है? तो जो है जो ये जो देश है ना, इनमें टाइम जोन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, 15 देशांतरों में एक टाइम जोन कवर होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब जो रूस है केवल 15 देशांतरों में, भाई साहब बहुत देशांतरों में फैला हुआ है। तो रूस में बहुत सारे टाइम जोन होते हैं, अमेरिका में बहुत सारे, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे टाइम जोन। उदाहरण के लिए रूस में 11 अलग अलग समय क्षेत्र हैं। ध्यान रखना, रूस में कितने अलग समय क्षेत्र हैं? 11, क्योंकि उसका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास है? फ्रांस देश के पास है, जिसके 12 अलग अलग टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है? 12। रूस के पास कितने हैं? 11। अमेरिका के पास कितने हैं? 9। लगभग, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लगभग 9 है। ठीक है, वो आप लोग देख लेना एक बार, इतना नहीं पूछा जाएगा ध्यान। लेकिन ये ध्यान रखना कि रूस का कितना है? 11, 11 टाइम जोन है उसके पास, और फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा 12। अब आप कहोगे कि जो फ्रांस है वो तो एक यूरोप का एक छोटा सा देश है, हालांकि यूरोप के अगर कंपेयर करें तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन अगर हम देखें तो एरिया वाइज तो कंपेरिजनली बहुत छोटा देश है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, फ्रांस के पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्र फैले हुए हैं जिन पर फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, जो दुनिया में सर्वाधिक है, यह संख्या फ्रांस के विदेशी क्षेत्रों के कारण है। अलग 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 कंट्रीज के अंदर उसके क्षेत्र फैले हुए हैं, तो वहां पर उनका वो अलग अलग टाइम जोन चलता है, तो दुनिया भर में फैले हुए। जबकि फ्रांस जो मुख्य लैंड है, फ्रांस का मुख्य भाग, महानगरीय जो फ्रांस होता है, वहां पर केवल एक ही टाइम जोन यूज किया जाता है, और टोटल कितने हैं? 12। ध्यान रखना। यहाँ पर अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। एक मिनट। चलिए, डिटेल में पढ़ रहे हैं तो चलने देते हैं क्लास को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे हम कहते हैं IDL। सबसे पहली बात तो ये कितने डिग्री देशांतर पर है? 180 डिग्री देशांतर पर है, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो। ध्यान रखना, पहले भी बताया है, दोनों लाइनें सेम है, एक ही है, बस इस तरफ अगर हम देखते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है, इस तरफ अगर हम देखते हैं तो वो ईस्ट हो जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ चलती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ। यह रेखा वह स्थान है जहां पर दिन बदल जाता है। जैसे मान लो मैंने एक ये मैप बना दिया, ये मैंने रख दी 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, यानी पृथ्वी पर नई तिथि की गणना जो होती है वो यहीं से होती है, इसे हम कहते हैं IDL। ठीक है, आईडीएल के जब हम पूर्व में चलते हैं, आईडीएल के जब हम पूर्व में चलते हैं तो एक दिन, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पहले पहले नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो सकती है। आइडियल के प्रमुख तथ्य यहाँ पर पढ़ते हैं। यह रेखा पूरी तरह सीधी नहीं है, कुछ स्थानों पर यह द्वीप समूह और देशों को विभाजित करने से बचाने के लिए मुड़ती हुई चलती है, क्योंकि जब ये लाइन बीच में से गुजरती है तो इस लाइन के बीच में कई द्वीपीय क्षेत्र आ जाते हैं, तो उन द्वीपीय क्षेत्रों का समय विभाजित ना हो, इसकी सुविधा के लिए इस लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा करके और फिर निकाल लिया जाता है, टेढ़ा करके और फिर निकाल लिया जाता है। आप मैप में देख लेना, आपको दिख जाएगा अच्छे से, कई जगहों पर ये मुड़ी हुई है। आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि कितनी जगहों पर बैंड है। ये बताइए आप लोग। यह मुख्य रूप से प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, सबको पता है। जब कोई व्यक्ति इस रेखा को पूर्व की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है। ध्यान रखना, पूर्व की ओर पार करता है, मतलब जब कोई इंसान 180 डिग्री रेखा के इस तरफ खड़ा है और वो भारत आना चाहता है। ध्यान रखना, 180 डिग्री मैंने यहाँ पर बनाई है, अगर मैं 180 डिग्री यहाँ पर बनाता तो मैं भारत को इस गोलार्ध में रखता। ठीक है, 180 डिग्री को पार करके कोई आदमी अगर इधर आ रहा है तो इसका मतलब इसका एक दिन बढ़ जाएगा, और जब कोई व्यक्ति इसे पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है।
पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन क्या हो जाता है, घट जाता है, सॉरी घट जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर नहीं बनाता हूँ, यहाँ पर तो मेरी तस्वीर आ रखी है, मेरा वीडियो चल रहा है आपके सामने, यहाँ पर बनाता हूँ मैं। तो अलग अलग कंडीशन है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। ये 0 डिग्री है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और वो इधर की तरफ आता है तो एक दिन बढ़ा हुआ मिलेगा उसे, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और वो इधर की तरफ चल रहा होता है तो एक दिन घटा हुआ में देखने को मिलता है उसे। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसे जब कोई पार करेगा आदमी, पूर्व की तरफ, पूर्व की ओर पार कर रहा होता है, इधर पार कर रहा होता है, सॉरी ये वाला है, एक मिनट, मैं खुद कंफ्यूज हो गया भाई। देखो, यदि कोई व्यक्ति मंगलवार को आइडियल के पूर्व की ओर चलता है तो वहाँ बुधवार हो जाएगा, और वही व्यक्ति यदि पश्चिम की ओर पार करता है तो वहाँ सोमवार। हाँ, सिंपल सी बात है। पश्चिम का मतलब होता है ये वाला पार्ट, और पूर्व का मतलब होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसी डायग्राम से समझते हैं। इसके इस तरफ चला जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है, और इस तरफ आ जाता है तो एक दिन घट जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो कोई बंदा, मैं फिर से बनाता हूँ यार, कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको समझाऊं कैसे, ध्यान देना। यहाँ पर मैं समय लिखता हूँ, यहाँ पर मैं, ये 0 डिग्री मेरिडियन हम मानते हैं, यहाँ ये 0 डिग्री है, और ये 180 है, ये 0 डिग्री है, क्योंकि 0 डिग्री ये दोनों जब हम फोल्ड करके मिलाएंगे तो 0 0 एक जगह हो जाएंगे। ठीक है, इस जगह बुधवार है। अगर कोई इंसान बुधवार से इस तरफ आने की कोशिश करता है तो उसे आने वाले टाइम में एक और बुधवार देखने को मिलेगा। बात को मेरी समझ पा रहे हैं? अगर कोई इंसान भारत से पूर्व दिशा की ओर चलता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पश्चिमी गोलार्ध में समय पीछे रहता है, मतलब पश्चिमी गोलार्ध में जब हम 0 डिग्री से इधर की तरफ जाते हैं तो समय घटता है, इधर की तरफ आते हैं तो समय बढ़ता है। मतलब जब हम बुधवार से किसी इंसान को यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक तो वो बुधवार ही रहेगा। ठीक है, 180 तक तो वो क्या रहेगा, बुधवार ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो 180 को पार करेगा वो पीछे वाले वार में चला जाएगा, मतलब वो मंगलवार में एंटर कर जाएगा। ठीक है, मंगलवार में एंटर करेगा, इसका मतलब क्या होता है, मंगलवार में एंटर करते ही क्या होता है कि इस आदमी को मंगलवार बीतने के बाद एक और बुधवार देखने को मिलेगा। मतलब उसकी लाइफ में एक दिन बढ़ गया। जिस बुधवार को वो जी चुका है, जिस बुधवार को वो जी चुका है, वही बुधवार इस लाइन के इस पार आते ही उसे फिर देखने को मिलेगा। भाई मंगलवार खत्म होगा, इधर मंगलवार है और इधर बुधवार है, बुधवार से वो इधर आएगा तो ये मंगलवार खत्म होते ही क्या आएगा, बुधवार आ गया। मतलब दो दो बुधवार उसे जीने को देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये पूर्व की अगर जाएगा तो उसे एक और बुधवार मिलेगा, तो हो गया ना, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया उसे। मतलब जब कोई व्यक्ति इस रेखा को पूर्व की ओर पार करता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था पीछे की तरफ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है चीजें सारी। अगर ये पूर्व की ओर पार करता है तो एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जब यही आदमी, जैसे ये मंगलवार है, जब कोई व्यक्ति से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन घट जाता है। जैसे मान लो ये मंगलवार है, यहाँ सुबह मंगलवार की हुई, ठीक है, मंगलवार की सुबह वो यहाँ पर खड़ा है और उसने 180 डिग्री को पार करके इधर आ गया वो, तो उसे क्या देखने को मिलेगा, बुधवार डायरेक्ट। मतलब उसका मंगलवार खत्म हो गया। मंगलवार जो था, उसे पूरा मंगलवार जो जीना चाहिए था इस गोलार्ध में, वो मंगलवार उसे मिला ही नहीं। वो डायरेक्ट किस में एंटर कर गया, बुधवार में एंटर कर गया। मतलब उसकी लाइफ का जो एक दिन था वो घट जाता है। तो सिंपल सी बात, ये जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, उनको सिंपल आप लोग समझ लेना।
दोबारा प्ले करके देख लेना। ये वो जो सेकंड टाइम पर मैंने यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया है इसको, ठीक है। बुधवार से अगर कोई आदमी उस तरफ जाकर जाता है तो उसे मंगलवार देखने को मिलता है, मतलब उसे आने वाले टाइम में एक दिन और मिलेगा, एक दिन बढ़ जाएगा, फिर से बुधवार आएगा। अगर ये मंगलवार से इस तरफ आ गया तो वो मंगलवार पूरा खत्म हो गया उसका, वो डायरेक्ट किस में आ गया, बुधवार में आ गया, मतलब एक दिन कम हो जाता है। तो ये जो दो लाइनें हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ से मैथमेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मंगलवार को आइडियल को पूर्व की ओर पार करता है तो वहां बुधवार हो जाएगा, ठीक है। वही व्यक्ति पश्चिम की ओर पार करता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, सोमवार, मतलब उसका बीच का जो मंगलवार था वो खत्म, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा। पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन खत्म, मंगलवार वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, वो डायरेक्ट किस में आ जाएगा, सोमवार में आ जाएगा, ठीक है। और पूर्व की ओर पार करने पर वो डायरेक्ट बुधवार में पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है, बुधवार उसे वापस देखने को मिलेगा। ये उदाहरण थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट समझने दो एक बार। यार ये मच्छर, यदि कोई व्यक्ति मंगलवार को आइडियल को पूर्व की ओर पार करता है तो वहां बुधवार हो जाएगा। वही व्यक्ति यदि पश्चिम की ओर पार करता है तो वहां सोमवार रहेगा। एक दिन घट जाता है। इस प्रकार आइडियल अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और तिथि गणना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम्पल याद मत रखना आप लोग, एग्जाम्पल तो मैंने जो बता दिया ना वही याद रख लेना। वो जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने पीछे की तरफ वो एकदम सटीक है, सही है, ठीक है। इसको थोड़ा उदाहरण को समझते हैं, इससे थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर, जरूर समझिएगा, मैं जरूर आपको समझा के जाऊंगा। 180 डिग्री यहाँ पर है। अगर यदि कोई व्यक्ति मंगलवार को आइडियल को पूर्व की ओर पार करता है, आइडियल को पूर्व की ओर पार करता है, इस तरफ पार करता है, तो वहां बुधवार हो जाएगा, ठीक है। वही व्यक्ति यदि पश्चिम की ओर पार करता है तो वहां सोमवार रहेगा। कोई व्यक्ति मंगलवार को आइडियल को पूर्व की ओर पार करता है तो वहां बुधवार हो जाएगा। मेरा भी दिमाग थोड़ा सा कम चल रहा है यहाँ पर, कि एग्जाम्पल गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मंगलवार है ना, तो अगर वो इधर आ गया तो इधर उसे वापस मंगलवार देखने को मिलेगा, एक दिन बढ़ जाएगा इसका यहाँ पर। और वही अगर मान लो यहाँ पर मंगलवार है और वो इधर आ गया तो उसे बुधवार देखने को मिलेगा, मतलब उसका मंगलवार खत्म हो जाएगा। बस ये पता है मुझे तो, ठीक है। बाकी अगर मुझे कुछ और पता चलेगा या फिर आपको थोड़ा सा ये समझ नहीं आया या आप कहीं आपसे समझा हुआ है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, बाकी ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत सा लग रहा है मुझे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए इस एग्जाम्पल सही है क्या। इस प्रकार आइडियल अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और तिथि गणना में महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक काम करते हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, इससे रिलेटेड मैं 10-15 मिनट का एक वीडियो लेकर के आऊँगा अलग से इसको समझाने के लिए, ठीक है। अब ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, पहले इसको आप समझ लेते हैं। क्लास छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा जरूर, नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो देशांतर का व्यावहारिक महत्व हम देखते हैं। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, समय निर्धारण में काम आता है, हमने देख लिया, ठीक है। स्थानीय और मानक समय निर्धारण देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। विमानन और नौवहन में एविएशन और नेविगेशन देखने के लिए हवाई और समुद्री मार्गों पर दिशा निर्धारण व दूरी की गणना के लिए देशांतर आवश्यक है, कि इस जगह से इस जगह पर ये जो दो स्थान है वो कितनी दूर है, इसके लिए देशांतर आवश्यक होते हैं। खगोलीय विज्ञान, खगोलीय पिंडों की स्थिति का निर्धारण पृथ्वी के देशांतरों के आधार पर किया जाता है। कोई भी दूरी, जैसे मान लो चंद्रमा है, उसकी दूरी पृथ्वी से कितनी दूर है तो वो किसके आधार पर किया जाएगा, देशांतरों के आधार पर किया जाए, ठीक है। कि वो देशांतर जो है वो ध्रुव से है या धरती, सॉरी, वो देशांतर है जो कौन सा देशांतर है, कौन से देशांतर से किया जाए,
ध्रुव से देखेंगे तो भी, इस ध्रुव से देखेंगे तो भी, ठीक है। तो देशांतरों के आधार पर क्या जाते हैं मानचित्र निर्माण। सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान को सटीकता से मानचित्र पर अंकित करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत होती है, अक्षांश की भी जरूरत होती है और देशांतर की भी जरूरत होती है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर है। यहाँ पर देखो, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की स्थिति लोकेशन को सटीक रूप से बताने के लिए दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। सिंपल। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, दोनों ही पृथ्वी के मानचित्र या ग्लोब पर समान रूप से अंकित की जाती है, किंतु इनकी दिशा, स्वरूप और दूरी, सीमा और उपयोग भिन्न होते हैं। ये तो होते हैं अक्षांश और ये होते हैं देशांतर। अक्षांशों की दिशा जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है और इनकी उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, ठीक है। उपयोग भी अलग अलग तरीके से, इन दोनों के बीच का अंतर विस्तार से नीचे की तरफ हम पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला जो अंतर है स्थिति का आधार। किसी भी लोकेशन का बेस क्या होती है, दोनों चीज होती है। अक्षांश वे रेखाएं हैं जो किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की दिशा को कोणीय दूरी दर्शाती है। अक्षांश क्या होते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की दूरी को दिखाते हैं, कोणीय दूरी को दिखाते हैं, ठीक है। यह दूरी 0 से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक मापी जाती है। ये हमने कल की वाली क्लास में, अर्थात अक्षांश किसी बिंदु की स्थिति यह बताता है कि वह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर उत्तर या दक्षिण में स्थित है। 0 डिग्री यहाँ है तो ये वाला स्थान इस वाली लाइन से कितना दूरी पर है ये बताता है, ठीक है। कल हमने देखा था कि दो देशांतरों के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी है, 111 किलोमीटर। वहीं देशांतर लॉन्गिट्यूड किसी स्थान की प्रधान मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को दर्शाता है। और सिंपल सी बात है, बीच का जो 0 डिग्री देशांतर है इधर वाली चीज बताएगा और इधर वाली चीज बताएगा कि इधर वाली 0 डिग्री से वो वाली जगह कितनी दूर है और इधर वाली जगह कितनी दूर है। इस प्रकार देशांतर में बताते हैं कोई स्थान पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर से कितनी दूरी पर पूर्व या पश्चिम की ओर स्थित है, ठीक है। रेखाओं की दिशा और स्वरूप। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची हुई समांतर रेखाएं होती हैं। इनका स्वरूप वृत्ताकार होता है, ध्यान रखना। ये भूमध्य रेखा के समानांतर एक के ऊपर एक बनी रहती है। इस कारण इन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। इसके विपरीत देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक फैली होती है। ये एक दूसरे को समांतर नहीं बल्कि ध्रुव पर जाकर एक दूसरे पर मिल जाती है, इसलिए मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आकार, एक चीज ध्यान रखना, एक देशांतर रेखा अर्धवृत्त होती है, उसके विपरीत वाली देशांतर रेखा जब अर्धवृत्त आकर के मिलेगा तो ये पूरा वृत्त बनेगा, ध्यान रखना। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार होती है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है, जबकि ध्रुवों की ओर जाते जाते ये वृत्त छोटे होते चले जाते हैं, अंत में बिंदु के रूप में समाप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत देशांतर कैसे होते हैं, अर्धवृत्ताकार, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जो ध्रुवों से गुजरती है और पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम दो गोलार्धों में बांट देती है। प्रधान देशांतर और 180 देशांतर मिलकर के दो बराबर विभाजन, मतलब जैसे 0 डिग्री मेरिडियन और 180 डिग्री जीएमटी, ये मिलकर के एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। रेखाओं के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत सारा टाइम तो इसके अंदर कंज्यूम होता है अपना। रेखाओं के बीच की दूरी, सिंपल सी बात है कि ध्रुवों पर जाकर के मिल जाएगी तो ध्रुवों पर तो क्या होगी, दूरी सबसे कम होगी और भूमध्य रेखा पर दूरी सबसे ज्यादा होगी, ये चीज ध्यान रखनी है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, लगभग बराबर सी होती है, कहा जाता है बराबर सी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर एक आधा मतलब किलोमीटर का फर्क आ जाता है, ठीक है। यह दूरी ग्लोब पर लगभग समान रहती है क्योंकि ये समानांतर है अक्षांशों वाले पर, अर्थात किसी भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी स्थिर रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता जर्नल वे में। जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती, हर एक अक्षांश पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, ध्यान रखना, बदलती है। यदि दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक है, सॉरी यह दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक है, लगभग कितनी, 111.32 किलोमीटर, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं, अक्षांश बढ़ेंगे तो उनकी अक्षांश वृत्तों की जो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होगी। अक्षांश बढ़ेंगे, अक्षांश वृत्तों की लंबाई कम होगी। जब अक्षांश वृत्तों की लंबाई कम होगी तो दो देशांतरों के बीच की दूरी उस अक्षांश पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लंबाई कम होगी,
दो देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, ओके, लेकिन अक्षांश बढ़ेंगे और ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं वहां पर एकत्रित हो जाती है। अतः देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अक्षांश की तुलना में बदलती है। अक्षांश बढ़ते रहते हैं, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती रहती है। ओके, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षांशों का नंबर बढ़ता है 0 से 90 तक, 90 तक पहुंचते पहुंचते 0 हो जाती है देशांतरों के बीच की दूरी, ठीक है। तो अक्षांश बढ़ेंगे तो देशांतरों के बीच की दूरी कम होगी। ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखना जरूर, इस डायग्राम को ध्यान रखना। सीमा रेंज देखते हैं। अक्षांश रेखाओं की गणना 0 से 90 डिग्री उत्तर और 0 से 90 डिग्री दक्षिण तक ही की जाती है। इस प्रकार कुल 180 अक्षांश रेखाएं मानी जाती है। 180 नहीं मानते हम, 179 मानते हैं, ठीक है, ओके। 179 है, 181 अक्षांश है और 179 रेखाएं हैं। बाकी जो उत्तर और दक्षिण जो ध्रुव है वो बिंदु के रूप में है। वही देशांतर रेखाओं की सीमा जो है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूर्व और 0 से 180 पश्चिम तक मानी जाती है। मतलब टोटल देशांतर कितने हैं, 360 है, ये हमें पता है। उपयोग, अक्षांश रेखाएं मुख्यतः तापमान क्षेत्र क्लाइमेटिक जोन निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है कि भाई साहब 0 डिग्री पर ट्रॉपिकल जोन होंगे, 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ तक जो ट्रॉपिकल जोन होंगे, उसके बाद में सब ट्रॉपिकल जोन होंगे, उसके बाद में 66.5 तक शीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध होगा, उसके बाद में शीत कटिबंध होगा। तो ये जलवायु निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब 0 डिग्री से जैसे जैसे हम अक्षांशों को बढ़ाते हैं नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में, तो तापमान कम होता चला जाता है, मतलब क्लाइमेट भी चेंज होती चली जाती है। पृथ्वी के तापमान, जलवायु, सौर ऊर्जा की तीव्रता और दिन रात की लंबाई जैसी भौगोलिक विशेषताएं अक्षांशों पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। इन्हीं के आधार पर पृथ्वी को उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्रुवीय क्षेत्रों में बांटा जाता है। दूसरी ओर देशांतर रेखाओं का उपयोग जो है वो समय निर्धारण के लिए किया जाता है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में गति के कारण प्रत्येक देशांतर रेखा पर समय में परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व दिशा में गति के कारण प्रत्येक देशांतर रेखा पर समय में परिवर्तन होता है, ठीक है। ग्रीनविच समय इसी देशांतर प्रणाली पर आधारित है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। अभी हमने देखा प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है, ये भी हमने देखा है। किसी अक्षांश वृत्त पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और दो देशांतरों के बीच की दूरी निकालने का सूत्र, ठीक है। अलग अलग अक्षांशों पर मैं लिख देता हूं, अलग अलग अक्षांशों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी भिन्न भिन्न होती है। ये फैक्ट और ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग याद रखना। कैसे, चलिए, जब हम पृथ्वी के किसी निश्चित अक्षांश वृत्त पर दो देशांतरों के बीच की वास्तविक दूरी मापना चाहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि पृथ्वी के आकार और झुकाव के कारण यह दूरी प्रत्येक अक्षांश पर अलग होगी। हर एक अक्षांश पर दूरी अलग हो जाती है। इस दूरी गणना के लिए एक निश्चित गणितीय सूत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए सूत्र क्या है, पाई आर 2 पाई आर कोस थीटा अपॉन 36 0 2 पाई आर कोस थीटा अपॉन 360। ये सूत्र आप लोग ध्यान रख लेना। ये जो एक्स्ट्रा चीज जोड़ी गई है ना, ये देशांतरों का अंतर देखा जाता है, ठीक है, कि कितने देशांतरों के बीच की दूरी देखी जा रही है। सिंपल सी हम बात करेंगे, हम एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी देखेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि 5 डिग्री देशांतर से 10 डिग्री देशांतरों के बीच की दूरी कितनी हो गई इस अक्षांश पर, ठीक है। जैसे मान लो 10 डिग्री अक्षांश पर 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 10 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 डिग्री अक्षांश पर एक अक्षांश की दूरी निकालेंगे, फिर उसको 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम क्या करेंगे,
5 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, 10 में से 5 निकाल देंगे और टोटल यहाँ पर 5 कर देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सूत्र है ना वो इस तरीके से लिखा हुआ है, डी बराबर 2 पाई आर बटे 360 गुणा कोस थीटा मल्टीप्लाई लेमडा, ठीक है, डेल्टा और लेमडा, डेल्टा लेमडा एक साथ दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनका मतलब भी देख लेते हैं भाई। डी का मतलब तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, कहाँ गया ये, डी का मतलब डिस्टेंस दो देशांतरों के बीच। आर का मतलब हम क्या देखते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 जो पृथ्वी की त्रिज्या हम देखते हैं भूमध्य पर। फाई का मतलब क्या होता है, वो अक्षांश, ये है ये जो चीज दी गई है ना इसे फाई कहा गया है, जिसे हम थीटा कह देते हैं। ठीक है, मतलब हम अक्षांश पर कौन से अक्षांश पर दो देशांतरों के बीच की दूरी देख रहे हैं। ठीक है, और बाकी ये डेल्टा लेमड़ा जो है वो दो देशांतरों के बीच का कोणीय अंतर देखा जाता है कि आप 5 से 10 देख रहे हैं या 5 से 15 देख रहे हैं, तो अंतर देखते हैं। या अगर 15 से 5 वाला देखेंगे तो यहाँ पर अंतर 10 आ जाएगा, 10 से 5 वाला देखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, और पाई जो होता है उसका मान होता है 22/7, और जब इसको हम काटापीटी करते हैं तो 3 सॉरी यहाँ पर मैं लिख दूँ 3 सॉरी 1 मिनट, ये तो मेरी फोटो के पास आ गया। यहाँ पर पाई का अगर हम 22/7 काटेंगे तो वो आएगा 3.14 लिखा जाता है। वैसे पूरा लिखो तो आप ये लिख देना, ये वैल्यू कांस्टेंट है, बदलती नहीं है। ठीक है, सरल रूप में भूमध्य रेखा इक्वेटर जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी है, 111.32 किलोमीटर होती है। इसलिए उपरोक्त सूत्र को अगर हम सरल करेंगे तो यहाँ पर जो 2 पाई आर दे रखा है ना हमें, ये 2 पाई आर जो हमें दे रखा है वो सॉल्व करके पूरा 111.32 दे रखा है। 2 पाई आर का मतलब क्या होता है, 111.32। ओके, और बाकी है कोस थीटा। कोस थीटा जीरो का जो मान होता है वो 1 होता है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा। ठीक है, 1 मिनट, 0 डिग्री लेटीट्यूड का जो कोस थीटा का मान होता है, कल मैंने देखा था, आपको बताया था, 1 होता है। हाँ 1 होता है, तो 111.32 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 111.32 ही आएगा। और 111.32 को यहाँ पर देशांतरों का अंतर हम देखेंगे तो 0 से 0 ही हम देख रहे हैं, तो अंतर यहाँ पर क्या हो गया, 1 ही हो गया, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 111.32 आएगा। तो 0 डिग्री लेटीट्यूड पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 आती है। ठीक है, सूत्र का अर्थ हम देखते हैं यहाँ पर। 111.32 वह दूरी है जो पृथ्वी की सतह पर किसी भी दो देशांतरों के बीच भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतर से बनती है। कोस साइन फाई का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। तो हम ये देखते हैं कि कितने डिग्री अक्षांश पर हम देशांतरों की दूरी देखते हैं, तो उसको जैसे मान लो हम 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दो देशांतरों के बीच की दूरी देखेंगे तो यहाँ पर कोस क्या हो जाएगा, कोस 45 हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा लेमड़ा जो दे रखा है वो भी मैंने बताया, केवल यहाँ पर ये अंतर को देखा जाता है, जितना बड़ा ये अंतर होगा दूरी भी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मान लो 0 डिग्री अक्षांश पर ही 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 15 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच की हम दूरी देखते हैं, तो अंतर कितना हो गया 10। तो हम 111.32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 111 3.2 मतलब 1113.2 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। और जैसे ही हमने ये अंतर बढ़ा दिया, जैसे मान लो 5 से लेकर के मैं 45 तक की दूरी देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो 5 से 45 के बीच का जो अंतर होता है वो कितना हो गया, 40 डिग्री का हो गया। तो 111.32 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके वो चीज़ आएगी। ठीक है, ऐसे होता है। तो इस लेमडा लेमडा थेमडा जो भी दे रखा है डेल्टा लेमडा, इसका मतलब ये होता है अंतर। मुख्य बातें यहाँ पर क्या है, जब कोई स्थान भूमध्य रेखा पर होता है तो कोस थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसलिए दूरी 111
0.32 होगा। यानी कि देशांतरों का जो अंतर होता है वो एक ही होता है। एक देशांतर की दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। जब कोई स्थान ध्रुव पर होता है तो कोस 90 का जो मान होता है, वो कल मैंने क्लास में बता दिया था, कोस 90 का मान होता है 0। मेरे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कोस 90 का मान 0 होता है। तो 0 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अर्थात सभी देशांतर रेखाएं वहां पर एक बिंदु पर मिल जाती है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है कोस थीटा का मान घटता जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है, 1। और जैसे जैसे ये मान बढ़ेगा, जैसे मान लो ये 10 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, तो ये मान जो है वो पॉइंटों में आना शुरू हो जाता है, मतलब 1 से नीचे जाना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो 0 पॉइंट में चला जाए, 707 हो गया, 0.589 हो गया, इस तरह से ये मान जो है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। 1 से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही हम कोस 90 पर जाते हैं, तो ये 1 से मान जो है वो कम होते 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 क्या आ जाता है, 0 पर आ जाता है, ठीक है। तो कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। इसके बीच वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्षांश है, उन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्रीज है कोस वाली, वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले भी। व्याख्या, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यह कमी पृथ्वी की गोलाकार आकृति और ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं के अभिसरण के कारण होती है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति है, बीच में से ये मोटी है, और फिर धीरे 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 छोटी होती चली जाती है। तो अक्षांश रेखाएं छोटी होगी, तो देशांतरों के बीच की दूरी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होती है 111.32 किलोमीटर प्रति डिग्री। 30 डिग्री अक्षांश पर यह घटकर कितनी हो जाती है, 46 किलोमीटर प्रति डिग्री हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। 30 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 96 किलोमीटर रह जाती है। 60 डिग्री पर जाते जाते ये और भी ज्यादा कम हो जाती है, 55.8 डिग्री हो जाती है। ये डेटा है, ये डेटा पूछा जाता है एग्जाम में। और 90 डिग्री ध्रुव पर ये 0 किलोमीटर हो जाती है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश वृत्तों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी। ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपके लिए रामबाण है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो अक्षांश रेखाएं हैं, वहाँ के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं, जैसे 0 डिग्री हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, आर्कटिक वृत्त हो गया, अंटार्कटिक वृत्त हो गया, ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिण ध्रुव हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है, उनके बीच की है। तो वहां पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, देखो। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है 111.32 किलोमीटर, क्योंकि कोस 0 का मान क्या होता है, 1। अब जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे कोस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, कोस 23.5 का जो मान है डिग्री का, वो कम हो गया ना। और कम होते ही क्या हो जाएगा, मान कम होते ही क्या हो जाएगा, क्योंकि 23.5 वाला जो वृत्त है वो भूमध्य रेखीय वृत्त से छोटा होता है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 102 किलोमीटर हो जाता है, थोड़ी दूरी कम हो जाती है, यहाँ पर सबसे दूर होता है, ये ध्यान रखना। 23.5 पर कितना होता है, 102। और 23.5 ही मकर होता है, तो उस पर भी कितना होगा, 102, उत्तरी कर्क रेखा के समान। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 45 डिग्री अक्षांश पर, जो मध्य अक्षांश कहलाता है, उस पर कोस थीटा का मान जो होता है वो 707 होता है, मतलब मान धीरे धीरे कम हो रहा है। तो दूरी भी कितनी हो गई, 78.7 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 45 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 78.7 किलोमीटर। पृथ्वी का मध्य क्षेत्र, मध्यम दूरी, आर्कटिक वृत्त वैल्यू है कोस की ये, और दो देशांतरों के बीच की दूरी 45 किलोमीटर। ध्यान रखना, 66.5 पर 45 किलोमीटर हो जाती है, और 45 डिग्री पर 78.7 हो जाती है। क्योंकि कई बार होता है 45 डिग्री पर 45 की कमी कर देते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है, 45 की दूरी कर देते हैं। तो आर्कटिक वर्ग क्षेत्र पर 45, अंटार्कटिक वर्ग क्षेत्र पर 45, और ध्रुव पर 0 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि सारे देशांतर वहां जाकर के मिल जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्राइम मेरिडियन से गुजरने वाले देश, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए पढ़ते हैं। प्राइम मेरिडियन क्या है, ये हमने पढ़ा था। ग्रीनविच या मेरिडियन या IERS रेफरेंस मेरिडियन भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट।
REFERS रेफरेंस मेरिडियन। इसकी फुल फॉर्म बताना आप लोग देखें। काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। यह रेखा, इस रेखा का जो मान होता है वो 0 डिग्री देशांतर होता है। ये हमने पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया। यह पृथ्वी की देशांतर प्रणाली का आधार है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे भूमध्य रेखा होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन जो है वो लंदन के पास स्थित ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। इसी कारण इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। यहाँ से दुनिया के सभी स्थानों को देशांतर दूरी पश्चिम और पूर्व में देखी जाती है। पूर्व की तरफ समय बढ़ता है और पश्चिम की तरफ समय घटता है, ये हमने देख लिया। अब प्राइम मेरिडियन किन देशों से होकर गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइम मेरिडियन उत्तर ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव तक जाती है, ये तो सबको पता है। और अपने मार्ग में आने वाले टोटल 8 देशों से ये गुजरती है, ये चीज ध्यान रखना। कितने देशों से? 8 देशों से। जैसे हम याद रखते हैं ना कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वैसे ही इसको याद रख लेना कि प्राइम मेरिडियन टोटल 8 देशों से गुजरती है, उत्तर से दक्षिण में। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। सबसे पहला, प्राइम मेरिडियन की यात्रा शुरुआत कहाँ से होती है? यूके से होती है। ग्रीनविच लंदन में स्थित है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। यहाँ 0 डिग्री देशांतर पर एक धातु रेखा ब्रेस लाइन बनी हुई है कि भाई साहब वहां पर बना हुआ है कि यहाँ से, इस जगह से 0 डिग्री मेरिडियन स्टार्ट है। एक ब्रास लाइन बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ लोग एक पैर पूर्व गोलार्ध में रखते हैं और एक पैर पश्चिमी गोलार्ध में रखते हैं, और एक कहते हैं कि भाई साहब हम देखो दोनों दुनियाओं में खड़े हैं। एक पैर हमारा पश्चिम की तरफ है, मतलब एक पैर में टाइम कम है और एक पैर में टाइम ज़्यादा है। ठीक है। यह बिंदु समय गणना टाइम कैलकुलेशन के लिए मानक केंद्र है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम GMT तय किया गया। कब किया गया? 1884, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जस्ट इसके नीचे आता है देश फ्रांस। हालांकि फ्रांस में पूरा बीच में से प्रवेश नहीं करती है, इसके जो फ्रांस का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, थोड़ा बहुत वहां से होकर के गुजरती है, फ्रांस के पश्चिमी पार्ट से होकर गुजरती है। पुराने समय में फ्रांस में अपना एक पेरिस मेरिडियन प्रस्तावित किया, लेकिन 1884 में उसे ग्रीनविच मेरिडियन में बदल दिया गया है। स्पेन, प्राइम मेरिडियन इसके बाद दक्षिण स्पेन के दक्षिण दिशा में स्पेन को पार करती है, स्पेन देश से भी गुजरती है। स्पेन के उत्तर पूर्वी हिस्से से गुजरती है। स्पेन का भूमध्य सागर के निकट है, स्पेन का क्षेत्र भूमध्य सागर निकट है, इसलिए यह रेखा वहाँ भूमि और समुद्र दोनों से होकर गुजरती है। ठीक है। ये ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना है। पहला नाम क्या था? यूके। दूसरा क्या था? फ्रांस। तीसरा क्या है? स्पेन। चौथा क्या है? अल्जीरिया। पांचवा क्या है? माली। छठवा क्या है? बुर्किना फासो। सातवां क्या है? टोगो। और आठवां क्या है? घाना। ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ माली, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, कासो नहीं है, फासो लिखना। इसके अलावा टोगा, सॉरी, माली हो गया, टोगा हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 टोगा हो गया, और घाना। ये टोटल हो गए 8। ठीक है। अल्जीरिया देख लेना आप लोग, या फिर अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अल्जीरिया से उत्तरी अफ्रीका का देश है, और सारा डेजर्ट का पश्चिमी भाग को छूते हुए दक्षिण की ओर चली जाती है। माली भी अफ्रीका का देश है, लैंड लॉक्ड देश है। यहाँ से यह रेखा लगभग मध्य भाग से गुजरती है। प्राइम मेरिडियन कृषि और भूगोल अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ में चिन्हित किया गया है। बुर्किना फासो में प्रवेश करती है। प्राइम पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है यह देश। यह रेखा छोटे ग्रामीण क्षेत्रों कृषि भूमि से होकर गुजरती है। टोगो अगला देश है। टोगो जो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक संकीर्ण देश है। प्राइम मेरिडियन यहाँ देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। टोगो की राजधानी लोम इस रेखा के बहुत नजदीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, लोम है, रोम नहीं है। रोम कहाँ की राजधानी है, आप लोग बताइए। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर घाना। यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सी बात है। अंत में प्राइम मेरिडियन घाना देश से होकर गुजरती है। यह यहाँ टेमा नामक तटीय नगर कोस्टल सिटी से गुजरती है। कौन सी सिटी है? टेमा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट कंट्री है। टेमा में ग्रीनविच लाइन मॉन्यूमेंट भी बना हुआ है, एक स्मारक बना हुआ है, जो यह दिखाता है कि यह शहर ठीक 0 डिग्री पर स्थित है। ठीक है। घाना वह देश है जहां प्राइम मेरिडियन भूमध्य रेखा के सबसे निकट आ जाता है, कि भाई साहब भूमध्य रेखा तो ये जा रही है और प्राइम मेरिडियन यहाँ पर है। ठीक है।
घाना देश, ठीक है। अब मेन बात यहाँ है कि भूमध्य रेखा और प्राइम मेरिडियन कट कहाँ पर करती है, तो ध्यान रखना ये किसी लैंड पर कट नहीं करती है, ये कट करती है वाटर बॉडी में। ओके, विशेष तथ्य यहाँ पर देखिए, गोल्डन एक्स जिसे हम कहते हैं, पृथ्वी का नाभि बिंदु मतलब अर्थ्स बेली बटन जिसे हम कहते हैं, कैसे, प्राइम मेरिडियन जिसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और इक्वेटर जिसे हम 0 डिग्री लेटीट्यूड कहते हैं, जहां एक दूसरे को काटते हैं ना, ये भूमध्य रेखा और ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर ये काटती है ना एक दूसरे को, उस जगह को हम क्या कहते हैं, गोल्डन एक्स या अर्थ बेली बटन, उस बिंदु को गोल्डन एक्स कहते थे। यह बिंदु भूमि पर नहीं बल्कि समुद्र में, गल्फ ऑफ गुइनिया में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, जो पश्चिमी अफ्रीका के तट के पास है, इस कारण इसे भूगोलविद अर्थ बेली बटन यानी कि पृथ्वी का नाभि बिंदु भी कहते हैं। चलिए, ये कहाँ है यार, हाँ, यह स्थान भौगोलिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से सभी दिशाओं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की माप शुरू होती है। कि ये वाली ऐसी जगह है गोल्डन एक्स जहां से निर्धारित होता है कि इधर वाला पार्ट पश्चिम है, पूर्व है, इधर वाला उत्तर, इधर वाला पश्चिम और इधर वाला दक्षिण। तो प्राइम मेरिडियन के बारे में सारांश है यहाँ पर, समरी ऑफ द पाथ, कि ये कितने देशों से गुजरती है, टोटल 8 देशों से। टोटल देश कौन से हैं, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। ये आपको दे रखा है कि यूके कौन से कॉन्टिनेंट में है, फ्रांस स्पेन कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और घाना का जो सिटी है वो अफ्रीका 0 डिग्री पर स्थित है, क्या नाम है, टेमा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लास, अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।